29 मार्च 2000 को धनंजय चंद्रचूड़ इनका एलिवेशन हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज के रूप में। तब मैं उनके घर गया था और इनका इंटरव्यू मैंने किया था। उस वक्त उनके पिताजी यशवंत चंद्रचूड़ वो उस वक्त मौजूद थे। तो हार्वर्ड से लॉ स्कूल से सीधे वो देश में आए। उनको असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बनाया गया और उसके बाद तुरंत उनकी ग्रोथ जो है, उनकी अपॉइंटमेंट है वो बतौर जज के रूप में हुई। तो उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा इस पूरे उनके कार्यकाल में, उनके करियर में। तो इतना उनके पिताजी भी एक सीजीआई थे, तो उनसे उम्मीद ये थी कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी पद की गरिमा जो है जब वो सीजीआई बने तो वो बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि टीएन सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने जिस तरह से उस पद की गरिमा को बढ़ाया, तो उसकी एक मिसाल आज भी दी जाती है। धनंजय चंद्रचूड़ इनके सामने एक मौका था कि वो कुछ करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ये है कि धनंजय चंद्रचूड़ जब सीजीआई के लाइन में थे, जब वो प्रमोशन के ताक में थे, तभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक चीफ ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि रिटायरमेंट एज बढ़ना चाहिए सीजीआई का। और यूयू ललित तब सीजीआई थे। अगर वो बढ़ता तो सिर्फ 6 महीने मिलते चंद्रचूड़ जी को। उनके सामने महाराष्ट्र का जो केस था, शिवसेना के में जो दो गुट हो गए थे, उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बारे में फैसला उनको लेना था और उन्होंने उस वक्त बीजेपी के पलड़े में अपना फैसला दे दिया। वो सीजीआई बन गए। लेकिन उसके बाद का जो पूरा सफर था, महाराष्ट्र ने देखा कि 2.5 साल हो गए, लेकिन चंद्रचूड़ जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो फैसला नहीं दे पाए। तो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस न देना, इसका मतलब है कि जस्टिस नाकारना होता है। तो ये उनको पता था। हार्वर्ड स्कूल से वो पढ़े हुए हैं। आईसीजे में उनकी दोस्त है हिलरी नाम की, जो हार्वर्ड में उनके साथ थी। उनको उन्होंने जब सीजीआई थे तो उन्होंने खुद बेंच पे बिठाया था। तो आईसीजे के बारे में उनका प्रेम जो है वो हमें जब सीजीआई थे तभी देखा था। लेकिन जिस तरह से चंद्रचूड़ इनके पास एक उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाएंगे और एक निष्पक्ष जस्टिस के तहत कुछ निर्वहन कर पाएंगे न्याय का, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। और उसके कारण महाराष्ट्र में उनके बारे में सबसे बुरा बोला जाता है आज की तारीख में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। तो फिर अब रिटायर होने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व सीजेआई क्या करेंगे, इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। और चर्चा अब एक सामने निकल कर आई है कि वो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब वो वहां जा सकते हैं। ऐसा है नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन करने के बाद कि वहां पर कोई हमारे देश से जाकर सदस्य बना हो, अध्यक्ष बना हो। और अब बड़ी बात यह है कि चर्चा ये हो रही है कि वो डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अब आईसीजे जा सकते हैं, तो वहां पर वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें तमाम तरह की बातें हैं। कई ऐसे देश हैं जो कि इसका हिस्सा नहीं है, जो इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत है। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र से सुभाष शिर्के जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर सूरज मंडल जो है वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर आगे और बदल सकती है। मैं सूरज जी ट्रैवल में है, एक बार उनसे पहले ये जवाब ले लेती हूँ। सूरज जी, बड़ा सवाल ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ पर कई सवाल उठ चुके हैं। राम गोपाल यादव ने भी बोला, वो काफी इस तरह से वो बोल गए जो कि ठीक भी नहीं था हालांकि। और वहीं पर दूसरी तरफ संजय राउत ने कई बार एलिगेट किया है, कई एलिगेशन लगा दिए, और खुद अब डीवाई चंद्रचूड़ अपनी सफाई में बार बार ये बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही वो ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में उनको भी कोई प्रिविलेज मिल रहा है, कोई ऑब्लिगेशन मिल रहा है अब आगे के लिए। सवाल यहाँ पर ये है, आपका क्या कहना है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ को आईसीजे जाते हैं तो क्या आपका इस पर प्रतिक्रिया होगी? डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जज बने थे। जाहिर है कि उन पर जो प्रभाव था वो भारतीय जनता पार्टी और उस मनुवादी जो समझ है और जिस तरह की सोच है उससे वे प्रभावित है। जो दिख गया, उनके तमाम जो डिसीजंस आए हैं
खास तौर से जो आखिरी डिसीजन है, जो एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, और जो 1998 का डिसीजन था, 1991 का डिसीजन था, जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसको वो खोलकर उसको डाइल्यूट करके देश में सांप्रदायिकता का माहौल लाने में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। तो एक तरह से वो पे बैक टू बीजेपी किए। और उनके जो और भी कई डिसीजंस है, जैसे ईवीएम के मामले में वो चुपचाप वो ऐसे बेंच को दिए और खुद भी सुने, और आखिरी में एक सिंपल सा जो प्रेयर था कि वीवीपीएटी की पर्चियों को गिना जाए, साथ में उसको भी मानने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ तमाम जो हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं खास तौर से, उन्हें बहुत निराशा हुई है, और देश के सेक्युलर जो एक बना हुआ था, छवि भी बनी हुई थी, और संवैधानिक एक दायित्व भी था, उस पर एक गहरा चोट पहुंचा है, और इसके लिए उनकी निंदा की जानी चाहिए। कम से कम मैं निंदा करता हूं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर वो कोई बड़ा झंडा नहीं गाड़ने वाले हैं, वहां पर वो शायद इजराइल को इजराइल का पक्ष लेने के लिए उनको एक तरह से भेजा जाएगा, जो अभी इस गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो इंटरनेशनली दिख रहा है पैलेस्टाइन वाले इशू पे। तो वो एक तरह से एक डेफिनेट एंड गिवन एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। और सबसे आखिरी में कितना हास्यास्पद एक उनका बयान था कि लॉर्ड राम gave him the the mandate to give a जजमेंट। क्या इस तरह की बात जज से उम्मीद की जाती है? और इसी तरह वो एक अपने पूरे तामझाम जनों के साथ वो आरती कर रहे थे, और उसमें प्रधानमंत्री जी को बुला लिया। वो भी एक बहुत बड़ा झटका था जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे। So I think people of India have now realized that he was a mole, BJP mole. He is a BJP mole, and that's why he has lost all the regard and respect which a Supreme Court judge and a retiring Chief Justice would have had. जी मैम। जी, काफी सीरियस और डिटेलिंग के साथ आपने बात कही है अजय जी। यहाँ पर सवाल यही है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ आईसीजे के मेंबर बनते हैं, वहां जाते हैं, और जैसा कि डॉक्टर सूरज यहाँ बता रहे हैं कि भाई किस तरह से उनकी जजमेंट्स को लेकर अब चर्चा हो रही है। खुद वो डाउट में थे जब वो रिटायर होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने खुद पत्रकारों से पूछा कोई दिक्कत, कोई कमी तो नहीं रह गई, और कुछ पत्रकार ने तो सीधा सीधा उनके चेहरे पर बोल भी दिया कि अब पहले जैसी बात नहीं रही है। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही है। आपको लगता है कि अब रंजन गोगोई को हम भूल नहीं सकते कि कैसे अयोध्या जजमेंट पर उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, फिर उसके बाद में वो राज्यसभा जाकर बैठ गए और बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड हो गए। एक ऐसे शख्सियत बन सकते थे वो, जो कि देश में और भी रिटायरमेंट के बाद बड़े गंभीर और एक्टिव रोल अपने प्ले कर सकते थे। लेकिन पार्लियामेंट भी जाए तो रंजन गोगोई पास से निकलते तो लगता भी नहीं है कि ये देश के पूर्व सीजीआई हैं और इन्होंने इतने बड़े फैसले सुनाए भी थे। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना है कि देखिए, ये सीजीआई थे इस देश के। जैसे मैं आपको वही इसके पहले जो बातें हो रही थी, तो मैं सोच रहा था गोगोई जी के बारे में रेफरेंस दूं कि देखिए होता क्या है कि आप सीजीआई हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट उस पोजीशन पे हैं जहां कि आप न्यूट्रल और बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए आप पोजीशनड है, यानी कि सत्ता और विपक्ष से दूर आम देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर पोजीशनड एट अ पोस्ट, ऑन अ पोस्ट फॉर दैट मैटर। सीजीआई साहब भी जुडिशरी के, ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सीजीआई पोस्ट रिटायरमेंट इस तरह का पोजीशनिंग और इस तरह का अपॉइंटमेंट और इस तरह का पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो एक बड़ा सवाल उठेगा जो हम हमेशा उठाते रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या स्टेट सर्विसेज के लोग क्यों नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद या रिटायरमेंट के तुरंत बाद या तो लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। यानी कि उन्होंने पूरे करियर में कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट्स तो दिया है,
ये बहुत बड़ा सवाल आम जनता के दिमाग में उठता है, और यही सवाल उठेगा जब ये जाएंगे आईजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। किस मुद्दे पे भेजा जा रहा है, किस लिए भेजा जा रहा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। जैसे सूरज जी ने कहा, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू, ऑफ कोर्स दैट्स एन इंपॉर्टेंट इशू, और सीजेआई को पंप इन करने के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की कोई तो मंशा होगी। पर मेरा सवाल सरकार से नहीं है। सरकार तो हमेशा अपने नुमाइंदों को रिटर्न्स देने की कोशिश करती है, रिवार्ड्स देने की कोशिश करती है, या तो दिवाली में हो या एक्समस में हो या दुर्गा पूजा में हो, इस तरह के पोस्ट रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स और रिवार्ड्स की बात करें आप, मैं इसको रिवार्ड्स ही मानता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए इतने सालों तक कहीं ना कहीं तरीके से, कुछ लोग खुल के करते हैं, कुछ लोग बड़े छिपे छिपावल वे में करते हैं, तो कौन क्या कर रहा है। अगर आप मुझे बेनिफिट दे रहे हैं तो आई गिव यू इन रिटर्न। ये सीजीआई जुडिशियरी में काम करने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे काम करने वाले कहीं ना कहीं बेनिफिटेड होते हैं, और उनको बेनिफिट्स के तौर पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सरकार दे देती है। क्या ये आईजे इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे में भेजना भी एक उसी तरह का रिवॉर्डेड पोजीशन है? अगर है तो चंद्रचूड़ जी को, अगर इतने सालों तक, मैं नहीं कहता कि उन्होंने क्या गलत, आई डोंट यूज द वर्ड मोल, या सूरज जी यूज्ड, मैं नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि ये शब्द हम नहीं यूज करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज देयर इन अ पोजीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली था। तो शब्दों पे हम नहीं खेल रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत किया, बहुत सारे डिसीजंस उनके ऐसे भी थे जिसपे लोगों ने तारीफ की उनकी, कि उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर अपने ऑब्जर्वेशंस या वर्डिक्ट से ऑर्डर्स दिए हैं। खैर, हो सकता है उसके पीछे भी कोई रीजन हो, आई एम नॉट गेटिंग इन। मेरा कहना है कि एक स्वच्छ, एक साफ सुथरे कैरेक्टर वाले किसी भी एम्प्लॉय को जो कि गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व है या है पोजीशन, शुड नॉट एक्सेप्ट एनी सच फ्रीबी मत कहें इसको, रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, अपने कैरेक्टर सेफ गार्ड करने के, वरना सवाल तो उठेगा इन पोजीशंस पे। बिल्कुल सवाल भी उठेगा और चिंता भी उठेगी कि अगर पोजीशन से रिटायर होने के बाद में आप कुछ और भी अपना एम करते हैं, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर सूरज मंडल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, जो अभी सर ने कहा वो सबसे बड़ी बात थी कि एज द चीफ जस्टिस आपको बताना था कि संविधान क्या कहता है कई मुद्दों पर। जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो जजमेंट है, जिसको शायद वो कहना चाह रहे थे कि जिसकी तारीफ हुई, डिड एनीथिंग कम आउट ऑफ इट? उससे क्या कोई निर्णय हुआ? जो दोषी हैं क्या उन पर कोई सजा मुकम्मल हुई? दूसरी बात नीट का इश्यू था। तीसरी बात जो कास्ट सेंसस का इश्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें क्या प्रोविजंस है और उस पर क्या होना चाहिए, ये बातें निर्णय की थी। ना हम किसी सरकार के पक्ष में चाहते थे और न चाहते हैं न विपक्ष में। कई मुद्दे ऐसे आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे कुछ साथी जो लोग अरेस्टेड हैं एंड रिपीटेडली देयर बेल्स आर बीइंग कैंसल्ड। आप तो जानते ही हैं मैं किस किस का नाम लूं, संजीव भट्ट से लेकर जेएनयू में जो के हमारे साथी हैं। तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आप इतना बताने का साहस अगर नहीं रखते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के और एक तरह से ये बताना कि हम एक बहुत बड़ा उपकार इस देश पे कर रहे हैं, देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड। कोई भी, और ये जो मुद्दा उठा है डेफिनेटली ये क्रूशियल है कि जब आप बड़े पदों पर हैं और सरकार को या तो आप किसी अपने फैसले से खुश कर रहे हैं या उनको किसी तरह का रिलीफ दे रहे हैं, तो उन तुरंत आपको बना दिया जाए, जो गोगोई साहब का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो वो बहुत ही एक तरह से विभत्स लगता है, संविधान के प्रति बहुत बड़ा अपमान लगता है। और इन्होंने संविधान का अपमान कई बार किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को इस पर चाहिए, और नहीं सरकार मानती है तो विपक्ष को ये एजेंडा पे लाना चाहिए कि ऑल दीज जजेस एंड इम्पोर्टेंट पोजीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को एक डेफिनेट कूलिंग ऑफ पीरियड, फॉर एग्जांपल मे बी 2 years,
कुछ रहना चाहिए जिससे उनको तुरंत आप उसको एक रिवॉर्ड के तौर पर दे दें, वो सही नहीं प्रतीत होता है और ना होना चाहिए। और पब्लिक स्क्रूटनी में तो डेफिनेटली ये सही नहीं लग रहा है। तो मैम ये जो नीट वाला भी इशू था, मैं आपको बता दूं कि व्हेन थिंग्स वर वेरी क्लियर और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस वाला इशू देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में देयर वाज नो डिमांड फॉर ईडब्ल्यूएस, विद इन 48 आवर्स द गवर्नमेंट केम विद अ ऑर्डर और उसको उन्होंने मुकम्मल तरीके से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसको जारी कर दिया। और जो बिहार जैसे राज्य में जहां जाति सर्वे के बाद कुछ प्रतिशत बढ़ाई गई आरक्षण की, उसको आपने रोक लगा दी। तो ये बिल्कुल दिखता है कि कहीं ना कहीं आप एक जस्टिस नहीं कर रहे। और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग था कि वो नया उनका परसेप्शन था, जो एज लॉन्ग जो स्टैचू ऑफ जस्टिस जो है, जो जिसमें वो आंख में पट्टी बंधा रहता है, उसकी पट्टी खोलकर उनको साड़ी पहनाकर और विदाउट इवन कंसल्टिंग फेलो जजेस, फेलो बार एडवोकेट्स, वो उसको उसका मूर्ति का सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं उसका उद्घाटन। और उससे क्या एक मैसेज जाता है कि अब एक जो वो आंख खोलकर देखेंगी। आंख खोलकर आप क्या देखिएगा? जाति देखिएगा, धर्म देखिएगा और लोगों के जो उनके हैसियत है, उनका जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशंस को देखकर आप फैसले दीजिएगा। उसको उन्होंने एक तरह से सही ठहराया। तो ये सब बातें थी मैम, जो मुझे लगता है कि हैज नॉट गॉन वेल विद द पब्लिक। और चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हैं DY चंद्रचूड़, वो लोगों की निगाह में एक तरह से उस सम्मान के योग्य नहीं रह गए जो किसी भी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट पर होना चाहिए। जी मैम। जी, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। हालांकि DY चंद्रचूड़ चाहते थे कि उनको वो इतिहास में नाम लिखे और काफी नाम भी कमाएं, लेकिन यहाँ पे अभी उनके लिए गंगा थोड़ी उल्टी बह रही है। सुभाष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? 29 मार्च 2000 को धनंजय चंद्रचूड़ इनका एलिवेशन हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर जज के रूप में। तब मैं उनके घर गया था और इनका इंटरव्यू मैंने किया था। उस वक्त उनके पिताजी यशवंत चंद्रचूड़ वो उस वक्त मौजूद थे। तो हार्वर्ड से लॉ स्कूल से सीधे वो देश में आए। उनको असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बनाया गया और उसके बाद तुरंत उनकी ग्रोथ जो है, उनके अपॉइंटमेंट है वो बतौर जज के रूप में हुई। तो उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा इस पूरे उनके कार्यकाल में, उनके करियर में। तो इतना उनके पिताजी भी एक CJI थे, तो उनसे उम्मीद ये थी कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी पद की गरिमा जो है जब वो CJI बने तो वो बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि TN सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने जिस तरह से उस पद की गरिमा को बढ़ाया, तो उसकी एक मिसाल आज भी दी जाती है। धनंजय चंद्रचूड़ इनके सामने एक मौका था कि वो कुछ करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ये है कि धनंजय चंद्रचूड़ जब CJI के लाइन में थे, जब वो प्रमोशन के ताक में थे, तभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक चीफ ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि रिटायरमेंट एज बढ़ना चाहिए CJI का। और UU ललित तब CJI थे। अगर वो बढ़ता तो सिर्फ 6 महीने मिलते चंद्रचूड़ जी को। उनके सामने महाराष्ट्र का जो केस था, शिवसेना के में जो दो गुट हो गए थे, उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बारे में फैसला उनको लेना था और उन्होंने उस वक्त बीजेपी के पलड़े में अपना फैसला दे दिया। वो CJI बन गए। लेकिन उसके बाद का जो पूरा सफर था, महाराष्ट्र ने देखा कि 2.5 साल हो गए, लेकिन चंद्रचूड़ जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो फैसला नहीं दे पाए। तो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस न देना, इसका मतलब है कि जस्टिस नाकारना होता है। तो ये उनको पता था। हार्वर्ड स्कूल से वो पढ़े हुए हैं। ICJ में उनकी दोस्त है हिलरी नाम की, जो हार्वर्ड में उनके साथ थी। उनको उन्होंने जब CJI थे तो उन्होंने खुद बेंच पे बिठाया था। तो ICJ के बारे में उनका प्रेम जो है वो हमें जब CJI थे तभी देखा था।
लेकिन जिस तरह से चंद्रचूड़ इनके पास एक उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाएंगे और एक निष्पक्ष जस्टिस के तहत कुछ निर्वहन कर पाएंगे न्याय का, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं और उसके कारण महाराष्ट्र में उनके बारे में सबसे बुरा बोला जाता है आज की तारीख में। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है सुभाष जी, और आपके खुद के एक लंबे अनुभव के बाद एक पूरा क्रक्स निकाल के आपने जो बताया, आप चंद्रचूड़ से उनके इंटरव्यू के दौरान मिले भी थे, उनकी पूरी फैमिली जनरेशन और उनका किस तरह से सीजीआई के पद पर एक्सटेंशन के साथ आना, फिर उसके बाद उनका काम करना और फिर उसके बाद में उनकी इस छवि के साथ विदा होना और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एंट्री जो पहले से कनेक्टेड है। ये तमाम बातों के साथ आपने बहुत अच्छा सम अप किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और महाराष्ट्र में अगर उनके बारे में कोई अच्छा नहीं बोल रहा है आज, ये अपने आप में बता रहा है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता ही देती है एंड ऑफ द डे। भले ही बीजेपी उन्हें कोई और बड़ी पोजीशन की तरफ जाने की बात कर रही है। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं मैम, एज एन एम्प्लॉय हम कॉर्पोरेट में थे, आप भी थी, हमारे लोग भी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, पैनलिस्ट्स। हम जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कि जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो इस तरह की दूसरी कंपनी में आप पोजीशन 1 साल तक ग्रहण नहीं करेंगे। मैं सूरज जी की बात पे आता हूं, कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ, आप कूलिंग जिसका जिक्र अभी डॉक्टर सूरज ने कहा, कूलिंग पीरियड, ये कूलिंग पीरियड क्यों नहीं हमारे देश में इन लोगों पे लागू होता है जो कि इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं और जो देश के फेट को डिसाइड करने के लिए बैठे हैं, उनके लिए तो जरूरी है ना। किस पे विश्वास करें फिर? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों ने जो अपने वक्तव्य यहाँ पे रखे हैं, जो चर्चा हमने की है, ये बहुत एक बिना किसी को एलिगेट किए हुए एक बिल्कुल तथ्यों पे आधारित बात आप तीनों ने की है और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ है। उम्मीद करते हैं लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ एग्जैक्टली क्या करके गए हैं और क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।